हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर। ये यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पोर्शन है। सेकंड लेक्चर अपना अपलोड करने किया है मैंने। इसमें अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर लास्ट है कि न्यूमेरिकल्स की मैं इसके अंदर बात करूँगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। 3 लेवल में अपन लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं। पहला लेवल है अपना इजी लेवल, जिसमें मैं इजी लेवल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके बाद लेवल 2 होगा, जिसमें अपन मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और उसके बाद लेवल 3 होगा, जिसके अंदर अपन हार्ड लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन को बारी बारी एक एक करके मैं सारे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेवल पे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट लेवल अपना इजी लेवल। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ये रहा क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको 4 यूनिट दी गई है, आपसे पूछा गया बताओ उनमें से कौन सी यूनिट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। अपन एक एक करके सारे उसको चेक करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला जो ऑप्शन अपन को दे रखा है WS दिया हुआ है बच्चों। इसमें ध्यान देना, W जो है मैं बता देता हूँ आपको। जो W है यहाँ पर ये वॉट है, यानी कि ये जो W अपना है ये वॉट है, जो कि पावर की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो ये अपना रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वर्क डन की यूनिट अपने पास हो जाएगी m1 L2 T-2। वर्क डन और इसकी एनर्जी की यूनिट डायमेंशन सेम होती है। और ये नीचे अपना टाइम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं T की पावर 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी m1 L2 और T की पावर -2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, जो कि एनर्जी की डायमेंशन है। ये एनर्जी की डायमेंशन है बच्चों। इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1 L2 T-2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल सी बात है, इसको अपन सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम को कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया m1, मीटर को कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया L1, और सेकंड को कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो कि इन्वर्स में है तो मैंने T-1 लिख दिया, जो कि यूनिट नहीं है भैया बच्चों। ये यूनिट नहीं है, हमारी एनर्जी की यूनिट होती है m1 L2 T-2। ये m1 L1 T-1 है, तो ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो अपना आंसर देखिए यही कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अपन बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। बाकी ऑप्शन अपना है, एक है अपना न्यूटन मीटर। न्यूटन अपना यहाँ पर फोर्स की यूनिट है, और मीटर जो है वो अपनी लेंथ की यूनिट है। तो अगर मैं इसको यूज़ कर, इसकी डायमेंशन अगर देखी जाए तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी, दे रखी है मैंने। फोर्स की डायमेंशन अपनी हो जाएगी m1 L1 T-2। ये अपने पास फोर्स की डायमेंशन है, और लेंथ की डायमेंशन अपने पास हो जाएगी L1। तो ये भी अपना बन जाएगा m1 L2 T-2। ये भी यूनिट की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन है। लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट ऑप्शन अपना है जूल। वो तो कुछ है ही, खैर एनर्जी की यूनिट, तो अपना आंसर हो जाएगा दिस। ये अपना आंसर हो जाएगा कि उसने पूछा था कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो अपनी जो सेकंड ऑप्शन है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। तो अपने को ऑप्शन दिए गए थे, अपन ने ऑप्शन बाई चेक किया। हालांकि अपन नॉर्मल देख के भी आंसर बता सकते, लेकिन अपन ऑप्शन चेक करके आंसर बताए। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ। हमसे पूछा गया पार्सेक किसकी यूनिट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वही ऑप्शन चेक करते हैं अपना। जो डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना बच्चों, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डिस्टेंस की यूनिट कौन कौन सी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डिस्टेंस की यूनिट अपने पास मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, लाइट ईयर है, पार्सेक है, एंगस्ट्रोम। ये बच्चों एंगस्ट्रोम है। ठीक है, एंगस्ट्रोम को अपन एटम की साइज को मेजर करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है ये। तो ये भी एक डिस्टेंस की यूनिट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में ये होता है।
ठीक है। फर्मी मीटर अपने न्यूक्लियस के साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज होती है। न्यूक्लियस का साइज़ इसी में मेज़र किया जाता है। जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए नया है, बाकी जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए उनको पता होगा एंगस्ट्रॉम फर्मी मीटर के बारे में। पारसेक डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम पारसेक को यूज़ करते हैं। लाइट ईयर भी डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, ये सारी डिस्टेंस की यूनिट है। उसने पूछा था पारसेक किसकी यूनिट है, तो पारसेक अपने पास डिस्टेंस की यूनिट है। तो अपना आंसर तो खैर वही कंप्लीट हो गया कि हमें पारसेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। वेलोसिटी की हो नहीं सकती, टाइम की हो नहीं सकती। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर होती है, टाइम की सेकंड होती है और एंगल की रेडियन होती है। तो अपना आंसर क्लियर है, यहीं पर अपने को आंसर मिल गया। अपना आंसर जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस की यूनिट है पारसेक। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन। लेंथ किस में मेज़र नहीं की जाती, अभी जस्ट डिस्कस किया अपन ने। चारों ये तीनों इसमें भी लेंथ मेज़र होती है, इसमें भी मेज़र होती है, इसमें भी मेज़र होती है। ठीक है, तो लेंथ डिवाई में मेज़र नहीं होती, तो अपना आंसर डिवाई हो जाएगा। वही सेम चीज़ है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे अपने बहुत काम आने वाला है। ये डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। डायमेंशन भी पूछी जा चुकी है बहुत बार, और बहुत बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला 9th क्लास में अपने को फॉर्मूला सिखाया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। Gm1m2 अपॉन, ये m1m2 है, Gm1m2 अपॉन d²। ये हमारे मास होते हैं, यानी कि जब दो मासेस को, इसको अगर मैं देखा जाओ तो ये अपने दो मासेस है, अगर ये किसी डिस्टेंस पर सेपरेट रखे जाएं, ये दो मासेस, एक और मास में बना देता हूँ, ये दो मासेस है अलग अलग मास के, अगर इन्हें d डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाता है तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन हम इस फॉर्मूले से देते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच लगता है उसका एक्सप्रेशन हम इस एक्सप्रेशन को हम इससे देते हैं। यहाँ पर m1 m2 जो है वो मास है, d जो है वो डिस्टेंस है। डायमेंशन में साथ लिख रहा हूँ, पहले मैंने डायमेंशन मेंशन कर दी है। मास की डायमेंशन m1, डिस्टेंस की डायमेंशन L1, g की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, और f जो है वो फोर्स की डायमेंशन में m1 L1 t-2। अब हमें जनरली इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए g को निकालना है बाहर। तो जब हम g को कैलकुलेट करेंगे तो g हमें देखो यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। देखो आपको यहाँ पर g का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ से g क्या बन जाएगा अपना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो fd² अपॉन m²। दोनों मास हैं इसलिए मैंने m² कर दिया। फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन रख दी, फोर्स की जगह मैंने फोर्स की डायमेंशन रख दी, डिस्टेंस की जगह मैंने डिस्टेंस की डायमेंशन रख दी, और मास की जगह मैंने मास की डायमेंशन रख दी, और रखकर इन्हें सॉल्व कर लिया। इन्हें सॉल्व करने के बाद जो मुझे आंसर मिला वो ये मेरा आंसर हो चुका है, जो कि अपना बी ऑप्शन है। तो ये मेरे को इसका आंसर मिल गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन याद रखनी है हमें, क्योंकि ये डायमेंशन अपने बहुत जगह काम आएगी। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा क्या कहाँ ये डायमेंशन यूज़ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन अपना इजी लेवल 1 का ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने मेंशन लिखा है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का है डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़। हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पूछी है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है भैया, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बता दूं, नीट वाले बच्चों को पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उन्होंने बहुत यूज़ भी किया होगा। 11th क्लास वाले बच्चों को नहीं पता। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है या किसी एक्सिस के अलोंग जब वो रोटेट करता है, जैसे सपोज़ मानो ये एक मेरा रिंग है, ये एक्सिस के अलोंग इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो जिस स्पीड से घूमती है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कितनी स्पीड से ये घूम रही है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा आपने बचपन में 9th क्लास में आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट क्या होती है, अपन याद हो तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में अपन बात कर आए थे, रेडियन, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट होती है इनकी। अब अपन को सीधी सीधी डायमेंशन पुट करना है। अब देखो यहाँ पर थीटा जो है वो तो डायमेंशन लेस है, ध्यान रखना बच्चों, थीटा डायमेंशन लेस अपन पहले बात कर चुके हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है ये डायमेंशन लेस है। और टाइम की डायमेंशन अपने को पता है T1, अपने को वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, तो T बचा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा T की पावर -1 अपना एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अपनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये था अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है, सिंपल लेवल है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल लेवल के क्वेश्चन अपन ने लिए थे इसमें। अच्छा, मैं बच्चों को पहले क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो मेरा पार्ट फर्स्ट विजिट करें, पहले उनको कंप्लीट देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ये मैं पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों बेसिक बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक कंप्लीट होंगे तो ही हमें चीज़ें क्लियर होंगी, बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे तो चीज़ें भी क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मैं इसके अगले पार्ट पर आता हूँ, लेवल 2 पे। अब लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो इसका, हमें कहा गया है एफ वी टी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमें कहा गया है कि भैया फोर्स, एफ़ का मतलब यहाँ पर फोर्स है, वी का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है, टी का मतलब यहाँ पर टाइम है, इसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया साहब। हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी समझते थे, जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, आपको एफ, वी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। ठीक है साहब, पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन दीज हैज़ डायमेंशन ऑफ मास, किसकी डायमेंशन मास के बराबर होगी, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीट 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2014 में क्वेश्चन आया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, देखो मुझे जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मास को उसने एफ़ की पावर है, जैसे हम करते थे बचपन में, यार तो मैंने पहले इसके पहले 3 क्वेश्चन अपन इसके पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, ये उसका पार्ट 2 है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हमने मास को बराबर कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया, एफ़ जो हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर पावर लगा दी ए, वेलोसिटी उसके ऊपर पावर लगा दी बी, और टाइम के ऊपर पावर लगा दी सी। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें नहीं पता इनके ऊपर पावर कितनी है, इसीलिए मैंने इनके ऊपर पावर आर्बिट्री ए बी सी लगा दी, और मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एफ वी सी क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पर एफ जो है अपना फोर्स है, मैं डायमेंशन साथ लिख देता हूँ पहले, हालांकि आपको ये याद रखनी है। फोर्स की डायमेंशन अपना हो जाएगा m1 L1 T-2, फोर्स अपना हो जाएगा m1 L1 T-, तो फोर्स यहाँ पे हो जाएगा m1 L1 T-2, स्पीड हो जाएगी अपनी L1 T-1, टी हो जाएगा अपना टाइम, मास हो जाएगा अपना m1 L0 T0। अब देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करते थे, सेम इसको सॉल्व करते थे, तो मैंने इनको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया। डायमेंशन ऑफ मास, यहाँ पर ये डायमेंशन ऑफ मास है, ठीक है, एस नहीं है, ये डायमेंशन ऑफ मास है। ये डायमेंशन ऑफ मास है, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ टाइम। आगे चलते हैं, इनकी डायमेंशन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मास की जगह मैंने मास की डायमेंशन पुट कर दी, फोर्स की जगह फोर्स। अब हमें कंपेयर करना था, वैसे जैसे अपन कंपेयर करते थे, देखो मास को मास से कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ पर मास, इस वाली टर्म में मास आ रहा है और कहीं भी मास नहीं है, तो मास के ऊपर सिर्फ ए आएगा। एल 2 जगह मिल रहा है अपने को, मैं यहाँ पर एल यहाँ पर भी अपने को मिल रहा है और एक एल अपने को यहाँ पर भी मिल रहा है, तो एक तो अपना हो जाएगा ए और एक अपना हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी अपना एल हो जाएगा। टी अपने को 3 जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है,
तो अपना माइनस का 2a, माइनस का b और प्लस का c, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इसको कंपेयर करना है इस वाली साइड से, जैसा कि अपन क्वेश्चन में करते थे। इस वाली साइड से अपन को इसको कंपेयर करना है। तो मास को कंपेयर करेंगे, देखो एक ही जगह यहाँ पर पावर कितनी आ गई 1, तो हमें एक वैल्यू तो पहले ही मिल गई, क्या हमें एक ही वैल्यू तो कितनी मिल गई 1। अब देखो बच्चों अपने पास 3 ऑप्शन में 1 दी गई है, यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी मुझे 1 वैल्यू दी गई है, एक ही इसमें 1 दे रखी है, इसमें 1 दे रखी है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपना आंसर में आ ही नहीं सकता, तो डी तो अपने आंसर से हट गया। अब बात करते हैं सेकंड को कंपेयर करते हैं। सेकंड को कंपेयर करोगे तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया 0 के, a प्लस बी हमें किसके बराबर मिल गया, देखो यहाँ से ये मैंने कंपेयर किया l को, l से कंपेयर किया तो a प्लस बी हमारा 0 हो गया। a की जगह मैं 1 रखूँगा, 1 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -1। अब चेक करो b किस में -1 है, तो इन दोनों में -1 है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब देखो बच्चों बिना कोई कैलकुलेशन मैंने 2 ऑप्शन पहले ऑप्शन में से हटा दिया, यानी कि मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2 पावर तो मुझे मिल चुकी है। अब निकालनी है थर्ड वाली, तो थर्ड के लिए हम कंपेयर करेंगे टाइम को। तो टाइम को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2a माइनस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू अपना हो जाएगा 1, और ये माइनस का माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब देखो इसको अपन सॉल्व करें तो अपना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कि बचेगा -1 बराबर हो जाएगा तो +1। अब +1 देखो किस में आ रहा है, ये रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, ख़त्म। ये वाला ऑप्शन भी अपना आंसर में नहीं है। तो ये मॉडरेट लेवल का पहला क्वेश्चन था। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, कैलकुलेशन टफ होती जाएगी। तो इसका आंसर से जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपन को कहा गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को कहा गया है EVT आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। इस बार हमसे सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछी है, नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे शुरू करते हैं। अपने को जो सरफेस टेंशन है वो 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। पहली हमारी E है, उसके ऊपर मैंने पावर A लगा दी, सेम वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। E है, उसके ऊपर पावर मैंने A लगा दी। सेकंड वाली क्वांटिटी हमारी V है, उसके ऊपर मैंने पावर B लगा दी। और थर्ड वाली क्वांटिटी जो है वो हमारी T है, तो उसके ऊपर मैंने C लगा दिया। आगे चलता है। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, मैं डायमेंशन साथ साथ लिख रहा हूँ। ये एनर्जी की डायमेंशन अपनी m1 L2 T-2, स्पीड की डायमेंशन m1 L1 T-1, टाइम की डायमेंशन T1। और सरफेस टेंशन बच्चों क्या होता है, सरफेस टेंशन आपके लिए नया है, 11th वाले बच्चों के लिए नया है। नीट वाले बच्चों जानते हैं, सरफेस टेंशन का नाम सुना होगा उन्होंने। सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स अपॉन लेंथ करोगे तो फोर्स की डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो मैं यहाँ सरफेस टेंशन को S से दिखाते हैं, T से भी दिखाते हैं, जनरल में यहाँ S से दिखा रहा हूँ क्योंकि T अपना टाइम है। तो फोर्स की डायमेंशन अपनी हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m1 L1 T-2, ये हमारी फोर्स की डायमेंशन है, ये 2 है बच्चों, 1 मत समझना से। और L की डायमेंशन अपनी हो जाएगी L1 से ये L1 कट जाएगा तो बचेगा अपना m1 T-2। तो ये अपनी डायमेंशन बन जाएगी सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमें मिलने के बाद अब हमें करना क्या है, आगे वही सेम इस तरह से वैल्यू पुट करना है। सबको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया। S की डायमेंशन प्रोपोर्शनल टू E की डायमेंशन पावर A, V की डायमेंशन पावर B और T की डायमेंशन पावर C।
अब हमें इनकी डायमेंशन वैल्यू पुट करनी है, तो इनकी डायमेंशन वैल्यू पुट करता हूँ मैं। एस की जगह मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी m1 L0 T-2। एनर्जी की जगह मैंने एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी m1 L2 T-2 पावर a। वेलोसिटी की जगह मैंने वेलोसिटी की पावर पुट कर दी L1 T-1 पावर b। और टाइम की जगह मैंने टाइम की वैल्यू पुट कर दी T1 पावर c। अब मुझे करना क्या है, वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना। देखो कॉमन लेना है। ए एम जो है मास सिंगल जगह है, ये रहा मास को मैं, तो ये सिर्फ मास यहीं पर आ रहा है, तो इसके लिए मैंने मास के ऊपर ए लगा दिया। एल की बात करता हूँ तो एल जो है अपना यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, दो जगह एल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2a प्लस बी। इस तरह से टाइम को देखो तो टाइम यहाँ पर भी है, टाइम यहाँ पर भी है, टाइम यहाँ पर, तीनों जगह है, तो माइनस का 2a, माइनस का b और माइनस का c। पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया है उसकी डायमेंशन से। अब इसको कंपेयर करना है सिंपली। तो देखो मास को कंपेयर करेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। मास को कंपेयर करेंगे तो देखो मास के ऊपर कंपेयर करेंगे तो ए की पावर आ जाएगी 1, ए की पावर हमें 1 मिल गई। तो भैया जिसके ऊपर पावर 2 थी तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया पहले की तरह। सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, ये रहा अपना सेकंड वाला, इसको कंपेयर करते हैं लेंथ से। तो देखो सेकंड वाले को कंपेयर करने पर क्या मिलता है अपने को, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ए की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी -2। चेक करो -2 किस में आ रहा है भैया, इसमें है, इसमें है, ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, इसमें -2 नहीं है b के ऊपर। तो दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। नेक्स्ट अगले चलते हैं थर्ड वाले पे। तो -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, वही वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये c इज इक्वल टू -2, ये भी 2 है, इससे ये कट जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2। तो अपने पास ये ऑप्शन करेक्ट है, c ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों अपना आंसर हो जाएगा c। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अपन कर क्या रहे हैं। देखो नया कुछ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें अपन पहले कर चुके हैं, वही चीज़ है, मैं उसी का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उसी पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों ये अपना सेकंड लेवल कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकंड लेवल में अपन ने यूजेस ऑफ डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन देखे जिसमें हमें डायमेंशन कैलकुलेट करवा रहा था वो। अब थर्ड लेवल जो है अपना हार्ड लेवल है बच्चों, और इस प्रैक्टिकल से न्यूमेरिकल सेशन का लास्ट सेशन है ये। चलिए इसके बाद अपन थर्ड लेवल पे बात करते हैं, हार्ड लेवल शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो हमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी गई है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी आया हुआ है। अब देखो बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी। अच्छा बच्चों एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, इस चैप्टर में अपने को फिजिक्स में जो भी चैप्टर आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो, 11th वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 11th 12th में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेगी। ये थर्मल कंडक्टिविटी भी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसकी डायमेंशन है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लांक कांस्टेंट है उसके बारे में सिर्फ नाम है यहाँ पे, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को मैं समझाता हूँ पहले आपको। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है भाई, जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो एनर्जी या हीट जो है वो फ्लो होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये मेरा कोई फ्लेम है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक रॉड रखी है, ये मेरी एक रॉड है, ध्यान देना। अब मैं इस वाले हिस्से को गर्म करता हूँ, इस वाले हिस्से को गर्म करता हूँ ए को, तो थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र होने लगती है।
यहाँ से यहाँ तक ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी। हीट फ्लो होना एक एंड से अनदर, तभी दूसरा वाला एंड जो है वो गर्म हो पाता है, अदरवाइज़ वो गर्म नहीं हो सकता। तो हीट जो है वो फ्लो करती है। वो जो हीट कंडक्टिविटी होती है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। ये अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। फ़िलहाल मैं इसको समझाने की कोशिश ना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हीट जो होती है वो हीट करंट बच्चों क्या होता है, हीट फ्लो की रेट होती है। अब यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर dH/dt जो है बच्चों, ये जो है ये अपना हीट करंट है। ये अपना हीट करंट है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। ये अपना हीट करंट है dH/dt। के यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट है अपना, जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं, यही के है, इसी को हम के कहते हैं। जिसकी अपन डायमेंशन निकालने वाले हैं ये वही के है। ए हमारा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सारा कंप्लीट करा जाएगा। ये dH/dt अपना हीट करंट है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, चूँकि एनर्जी फ्लो की रेट है तो इसकी यूनिट जो होगी वो वाट होगी, जिसे W से हम दिखाएंगे। के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, और डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केल्विन। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल ली, तो के हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया के का। ये हमारे पास के का फॉर्मूला आ चुका है, ये रहा, ये हमारे पास के का फॉर्मूला है। अब हमें सिंपल डायमेंशन पुट करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। के लिए जो डायमेंशन निकल कर आएगी, एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर। dH/dt की डायमेंशन अपन निकाल ही चुके हैं, वाट है। टेम्परेचर की डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं, केल्विन है। और एरिया की डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं, मीटर स्क्वायर है। एक से एक कट जाएगा तो अपना मिल जाएगा, देखो W। एक मिनट यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, ये W में आएगा, तब जाके ये केल्विन जो है -1 में आएगा। तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा ये वाला। एक मिनट, ये केल्विन जो है वो बटा में आएगा, अपन ने कन्वर्जन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी डायमेंशन जो होगी वो बन जाएगी W, यानी कि वाट, मीटर इनवर्स, के इनवर्स। तो इसमें बच्चों सिर्फ ये फॉर्मूला काम का था और कुछ भी नहीं था इसमें, हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला ही है इसका, और जो भी है जो, और बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को जो टफ लगा वो ये क्वांटिटी लगी, ये क्वांटिटी बच्चों को बहुत डराने वाली थी, और स्पेशली ऑप्शन भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें कहा गया फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ C, G एंड E²/4πε0। हमें कहा गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन 3 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, C, G और E²/4πε0 से मिलकर वो बनी हुई है। हमें पूछा गया है लेंथ की डायमेंशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो गिवन हमारा वही फॉर्मूले की टर्म में हम इसको जमा लेते हैं। L जो कि लेंथ हमें दी गई है, C की पावर A, G की पावर B और E²/4πε0 की पावर C। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों यूनिवर्सल G जो है वो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैं पहले ही वैल्यू लिख चुका हूँ, यहाँ पे अपन कैलकुलेट भी कर चुके हैं पहले इसको। C जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और E²/4πε0। ध्यान रखना बच्चों, K जो होता है अपना एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। इसकी यूनिट में अगर बताऊँ आपको तो इसकी यूनिट हो जाती है अपनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। न्यूटन हमारा फोर्स है, मीटर हमारी डिस्टेंस है, कूलाम हमारा चार्ज है। तो जब आप यहाँ पर इस यूनिट को पुट करते हो, सिंपल सी बात है, हमने E² यानी कि चार्ज है, ये एक टाइप का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। E जो है वो चार्ज है यहाँ पे,
तो उसको मैं सी स्क्वायर कर देता हूँ। ई को मैंने सी स्क्वायर कर दिया क्योंकि कूलाम है, और इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, तो देखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर ही है। तो m1 L1 T-2 इसका ये हो जाएगा, और स्क्वायर करोगे तो ये हमारी डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। तो हमें इसकी डायमेंशन मिल गई सिंपली। अब हमें तीनों की डायमेंशन पर मिल चुकी है, फॉर्मूले में डायमेंशन पुट करनी है, सॉल्व करना है। देखो आगे चलते हैं। तो हमने डायमेंशन पुट कर दी, L की जगह L की डायमेंशन पुट कर दी। ये देखो L की जगह हमने L की डायमेंशन पुट कर दी, C की जगह C की कर दी, G की जगह G की कर दी, और इस टर्म की जगह इस टर्म की कर दी। बाकी सबको सॉल्व कर ले, जैसे अपन ने अभी बाकी क्वेश्चन में किया था वैसे दोबारा करना है। वही सिंपल सी बात है, ग्रुप बना लिया। माइनस m कहाँ कहाँ आ रहा है बता देता हूँ मैं। m यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके ऊपर m यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का b प्लस सी। l कहाँ कहाँ है, यहाँ पर रहा l, ये रहा l, और एक ये रहा l, तीनों जगह l है। तो a 3b 3c, ये हमारा l के ऊपर टर्म आ जाएगी। t कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों जगह है tb। तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। अब जनरली हमें इसको सॉल्व करना है कंपेयर करके। पहली इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो दोनों से देखो बेटा, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3b, यहाँ बचेगा माइनस का 2b, तो रिजल्ट आएगा प्लस का b। भाई जाहिर सी बात है, प्लस का 3b और माइनस का 2b माइनस हो जाएगा, तो प्लस का b बचेगा। यहाँ देखो प्लस का 3c माइनस का, यहाँ पर ये 2c है, यहाँ पर ये 2c है, ठीक है, ये 2c है, इसको हटा देता हूँ, 2c है। तो प्लस का 3c माइनस का 2c मिलकर बन जाएगा प्लस का c बराबर 1। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से ये कट जाएगा, तो अपना बचेगा 2c इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 1। 2c की वैल्यू 1 आ गई, तो c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/2। c की वैल्यू मिलने के बाद उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, या 1 इक्वेशन में रख दो, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। भाई जाहिर सी बात है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों 1/2 होंगे। b और c की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 1 2 3 1 और 2 और 3 किसी भी इक्वेशन आप रख सकते हो। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें देखो a b c की वैल्यू मिल गई, तो b और c की वैल्यू हाफ है। तो देखो यहाँ पर अपना b किस किस के ऊपर था, g के ऊपर और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 के ऊपर। तो देखो ये दोनों के ऊपर पावर हाफ है, ये दोनों के ऊपर पावर हाफ है, तो इसमें g की भी पावर हाफ हो गई, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर भी हाफ हो गई। c के ऊपर पावर -2 है, माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। तो अपना आंसर आएगा a। समझ में आया बच्चों? तो क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ उसने अपने को एक टर्म टफ दे दी थी। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, और थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी उसने। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है बेटा वो ए आंसर है इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, 3 क्वांटिटी H, C, G आर फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। आपको 3 फंडामेंटल कांस्टेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है इनमें से किसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ के बराबर है। आपसे लेंथ की डायमेंशन कैलकुलेट करवाई है उसने। तो चलिए शुरू करते हैं। वही सेम चीज़, लेंथ का फॉर्मूला, इस बार 3 वेरिएबल हमारे, c के ऊपर पावर a, g के ऊपर पावर b, h के ऊपर पावर c। सॉल्व करते हैं। ये हमें यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, h जो है बच्चों यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, एक रिलेशन आप पढ़ोगे आगे 12th क्लास में, ये रिलेशन आएगा। 11th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, नीट वाले बच्चे जानते होंगे। h और नू यहाँ पर जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है।
एच नू, ये नू है। तो यहाँ पर एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी फॉर्मूला हो जाता है अपना एनर्जी अपॉन नू। एनर्जी की डायमेंशन अपन हो जाएगी m1 L2 T-2 और इसकी डायमेंशन होती है T⁻⁻1। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे T को, तो 1 - 1 से 1 - 1 कट जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा m1 L2 T-1, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, वही सेम चीज़ करनी है, वही हमें सॉल्व करना है। तीनों की डायमेंशन हमने पुट कर दी, L की जगह L की डायमेंशन, C की जगह C की डायमेंशन, G की जगह G की डायमेंशन, H की जगह H की डायमेंशन, और ये इक्वेशन तैयार कर ली जैसे हम करते हैं जनरली। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी -b + c a + 3b + 2c और यहाँ पर -a - 2b - c, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। अब हमें सिंपल सी बात है, वही हमें कंपैरिजन करना है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, आगे चलते हैं। डायमेंशन अब हमें कैलकुलेट करनी है। मास को कंपेयर करो तो -b + c = 0 हो जाएगा अपना। लेंथ को कंपेयर करोगे तो a + 3b + 2c = 1 हो जाएगा, और इसकी जगह लिखोगे तो -a - 2b - c = 0 हो जाएगा। भाई अब हमें कैलकुलेशन करनी है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, -a से +a कट जाएगा, प्लस का 3b माइनस का 2b मिलकर बन जाएगा b। इधर देखो प्लस का 2c माइनस का c मिलकर बन जाएगा c = 1। -b से +b कट जाएगा, तो ये अपना निकल कर आएगा 2c = 1। तो c की वैल्यू आ गई हाफ। जाहिर सी बात है b + c की = 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये कैलकुलेशन में पहले कर चुके थे। हाफ और हाफ को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ माइनस का हाफ हो गया। सॉरी, a की तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, a की जगह -½ नहीं आएगा, a हमें कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस का a हो गया। b की जगह हाफ रखोगे तो 1/2 रखोगे तो -1 हो जाएगा, और इसकी जगह अपना माइनस का +1/2 हो जाएगा 0। तो ये 3/2 आ जाएगा अपना। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेंगे तो 3/2 अपना आंसर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में। अब इस अकॉर्डिंग मैच करते हैं, देखो अपना ये रहा 3/2, ये अपना आंसर होगा। √HG, H और G के ऊपर पावर 1/2 मतलब वो √ में गया, और C की पावर 3/2। तो अपना जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने डिस्कस करा दिए। अब इसके बाद अपन अगले पोर्शन अपन कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। इसके बाद वाला पोर्शन अपना जो होगा बच्चों, वो होगा एरर और मेज़रमेंट का, यानी कि अपन यूनिट डायमेंशन के सेकंड पोर्शन पे अपन जाने वाले हैं, एरर वाले पोर्शन पे। तो अब जो पोर्शन होगा वो एरर होगा। वही सिमिलरली पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर मैं उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो भी वही लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इस तरह से अपन उसको भी अपन 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।